अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप जुड़े हमसे। क्या कहिएगा जो अखिल स्वामी साहब कह रहे हैं कि नीतीश बाबू का जो चरित्र है, क्या ऐसा कुछ आप संभावनाएं देखते हैं कि केवल वो इस समय भय के कारण शामिल हैं? दहशत है, डर है, जो घपले घोटाले उनके यहाँ, लोगों के यहाँ अभी लगातार ईडी ने रेड की है, सामने आया है। तो क्या ऐसा कुछ फिर देखते हैं कि फिर पलटी मार सकते हैं? अब क्या कोई संभावना है इस बात की बन सकती है कि चुनाव के ठीक पहले फिर पलटी मार दें, चुनाव के बाद कोई नुकसान पहुंचा दें? क्या देखते हैं आप अनिल? नहीं नहीं, मैं ऐसी संभावना नहीं देखता, इसीलिए नहीं देख पाता हूँ क्योंकि मुझको लग रहा था ये आखिरी टाइम था जो वो अब इसके बाद पलटी नहीं मारेंगे। एक बार और मार लिया तो अब कितना बार, मतलब आप एक सीमा है ना आपको। मतलब ये अगर फिजिकली भी देखे तो इतनी बार कोई पलटी मारना एक साथ मतलब मुश्किल है। अपने जीवन में भी आप मतलब जो रोज कसरत करता है उसके लिए भी मुश्किल है, इतनी बार आप जो है पलटी मारे हैं तो क्योंकि Don't बोले चरित्र चरित्र जो हो गया है, don't उन्होंने जो बना don't लिया है don't निरंतर जो underestimate the power of Nitish Kumar. He can do it again. नीतीश कुमार को बाकी बिहारियों की तरह अनिल जी मत समझिए। आ अब मैं लेकिन मैं देखता हूँ जो कि बहुत कमजोर है, मतलब उनको पावर का कोई मतलब नहीं है। पावर होता है क्या कि जब आप विपरीत जो कहा दिया और तूफान वाली बात, वो है पावर। यहाँ पर तूफान के साथ मतलब जो कहता है जिधर क्या है वो पीठ उधर की कर दीजिए, तो उस टाइप का सिचुएशन है, वो झेल नहीं सकते उनका। और दूसरा है क्या कि नहीं, अब जब देखा जाए पीछे मुड़ मुड़ के मतलब उनके करियर को, तो निहायत अवसरवादी किस्म के व्यक्ति निकले। और जो मतलब चादर ओढ़े हुए थे वो चादर हमको लग रहा है कि गलती से उन्होंने ओढ़ ली थी कि मतलब बहुत सुशासन वाला भी मामला। आप देखिए बिहार में ऐसा है कि एक समय एक नैरेटिव भी बनी और एक दिक्कत भी, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को काबू करना में लालू जी की सरकार जो उस समय थी और उनके आरजेडी की, वो उसमें जरूर फेल हुई क्योंकि लोगों में ऐसा ऐसी फीलिंग बनी और उसको जिस तरह हाइप किया मीडिया ने, तो वो भी उनको डिस्क्रेडिट किया ज्यादा। लेकिन थोड़ा हमको लगता है पॉलिसी वाइज भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर उनका फेलियर था। दूसरी तरफ जो था क्या कि जो जिस तरह से ये मतलब उपयोग करना था सेंट्रल फंड्स का, ये मतलब आर्थिक तौर पर विकास के बारे में दृष्टि उनकी उस सब आरजेडी की उस समय नहीं जा पाई। इसके पीछे वजह यह थी कि जो सामाजिक बैकलॉग था, मतलब बिहार में जो पिछड़ापन सामाजिक स्तर पर है कि जातियों के बीच विभाजन जो था, जो शोषण है, वो एक बड़ा लंबा इतिहास है और बहुत डीप रूटेड था। एक गरीब राज्य भी है, शोषण का भी बहुत मतलब एक फ्यूडल जिसको आप कहेंगे स्टेट था, सामंती ये मतलब परंपराएं, सामंती तरीका जीवन का वो वहाँ था और बहुत बहुत नीचे के तबकों पर अत्याचार चल रहा था। उसको उन्होंने एम्पावर किया, एड्रेस किया। इस वजह से लेकिन उनका ध्यान विकास और दूसरे जो मुद्दे हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, इस पर भी होना चाहिए था। उसमें भी उसमें वो पिछड़ गए। तो एक बड़ा सामाजिक क्रांति जिसको कहें बिहार के संदर्भ में, जिसके लिए कि वहाँ लंबा इतिहास है, किसान आंदोलन से लेकर के सोशलिस्ट पार्टी का मूवमेंट, कम्युनिस्टों का मूवमेंट, नक्सलाइट मूवमेंट, सबका यही जोर था कि ये जो नीचे जो शोषण के मतलब जो सीढ़ी पर समाज की निचली सीढ़ी पर बैठे हैं, उनको एम्पावर करें, उनको ताकत दें। तो उस काम को फाइनली, मतलब उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि नीति मतलब लालू जी ने उसको शुरू किया, उसका बड़ा लंबा इतिहास है। कर्पूरी सोशलिस्ट पार्टी में भी इतिहास है। सबसे ज्यादा तो फिजिकली मतलब शहीद हुए सीपीआईएमएल के लोग, दलितों के लिए लड़ते हुए शहीद हुए, कोई थोड़े या भूमिहीनों के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। शहादत का एक लंबा इतिहास, सीपीआई के लोगों को पता नहीं, लोग अब भूल जाते हैं। अपने ही जाति के जमींदारों से लड़के जो है लोगों ने सिर्फ मार नहीं खाई, मारे गए, मतलब गोली से उड़ाया। मैं तो बेगूसराय का हूँ, किसान आंदोलन का जो सीपीआई का गढ़ है, वहां पर कितने लोग थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, जिसको कि उनकी जाति के लोगों ने
गोली से उड़ाया। और सबसे ज्यादा लोग मारे गए सीपीआई के और सीपीआईएमएल के लोग। तो वो किसके लिए लड़ रहे थे? वो बराबरी के लिए का जो संघर्ष था उसका नेतृत्व कर रहे थे। उनकी अपनी खामियां थी, अपनी कमजोरियां थी, उसको जाने दीजिए। तो उसको जो लोकतंत्र में उसको इम्प्लीमेंट करना या उसको एक्सप्रेस करने का काम जो है लालू यादव ने किया, लालू प्रसाद जी ने किया। भागीदारी बढ़ी, लोगों का डर खत्म हुआ, नीचे के लोगों को मतलब उनका वॉइस उनको लाया उन्होंने। जो एक लड़ाई चल रही थी उसको अंजाम तक, बड़े बड़े लेवल तक उसको एक्सप्रेस करने का काम किया। लेकिन बाकी क्षेत्र में पिछड़ गए। नीतीश उसी पीरियड में जो वैक्यूम लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और जो समाज में जो चेंज आ रहा था उसमें वो आए और वो उन्होंने ये जो लॉ एंड ऑर्डर विकास, इसका सुशासन बाबू जो नाम अपना ले लिया उन्होंने। लेकिन बिहार ऐसा कुछ बहुत बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वर्ल्ड बैंक के पैसे से रोड अभी पूरे देश भर में सब स्टेट की प्रायोरिटी है कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट के पैसा लेकर के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से महामार्ग बनाओ। तो वो उन्होंने किया और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया और थोड़ा सा एक कंस्टिट्यूएंसी डेवलप की अति पिछड़ों की। तो उनका ये रोल जो है, हमको लग रहा है जो रोल था पॉलिटिकल और सामाजिक जो रोल था वो उससे मतलब हो गया खत्म। अब बीजेपी के साथ रहे एक ऐसे फोर्स के साथ जो कॉमनल फोर्स थी, जो रेट्रोग्रेसिव पीछे जाने वाली फोर्स थी, उसके साथ भी इतना कुछ उन्होंने किया, ये क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। लेकिन वो अब उसी फोर्स के जब वो फोर्स अपने जो सबसे खराब स्वरूप में है, मतलब अभी सबसे कॉमनल ऑथोरिटेरियन, मतलब सामंती मूल्यों, अरबपतियों के साथ काम करने वाली कॉरपोरेट, इसके लिए काम करने वाली पार्टी के रूप में सीधे सीधे आ गई है, सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है। ऐसे समय में उन्होंने उसका साथ लिया है, तो वो पिछला उनका साथ और इसमें अंतर है। और ऐसे समय में यही वो मॉडल है। इसलिए एक तो वो अपने पिछले जो काम थोड़े बहुत किए हैं उसको भुनाते हुए इतनी बार मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, अब उनको कहीं रुकना चाहिए था, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते। दूसरा है क्या कि मैं नहीं मानता कि उनको ये पता नहीं है क्या कि इतिहास में कौन सा काम कर रहे हैं। एक विश्वासघात कर रहे हैं वो जनता के साथ, और जो प्रगतिशील मूल्य है, प्रगतिशील धारा है उसके साथ, वो विश्वासघात उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ किया है। ये उनको पता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे मजबूरी जो हमको लगती है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहता, और इसके असली जो दोषी है या जो नेपथ्य में है, जिन्होंने उनको ये गला घोटा है, उनके जो उनके पैर में जंजीरें बांधी है, उनको आप मानिए कि और इनको एक लाचार व्यक्ति के रूप में देखिए। इनके प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए कि ईडी, सीबीआई, ईडी का जो है, उनके सारे लोग उन तक पहुंच गए थे, लोग वो उनके जो लोग हैं उन छापे पड़े और या वहां तक पहुंच गए थे। तो ये जो है फाइनेंसर्स जो थे हाँ उस हाँ पार्टी के, हाँ। और उसके बाद और जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है उसके भी रिलेटिव्स के यहाँ छापे पड़े, उसके रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचे। हाँ। तो ये जो है पहुंचे नहीं, शायद गिरफ्तार भी किया था। जी हाँ, जी किया। ये हेमंत जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। तो ये जो है ऐसी स्थिति में उनको लाचार कर दिया। लेकिन यही अंतर है लालू प्रसाद जी में और उनमें। लालू जी जो है उनको जेल जाना पड़ा, उनका स्वास्थ्य, आप सोचिए ईडी के यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि उनका जो जिसका ईडी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिसके पास अपनी किडनी नहीं है, जो आदमी इतना बीमार है बाकी जो भी पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से। और देखिए अदालतों को देखिए कि ये जेल से पैरोल पर स्वास्थ्य के आधार पर रिहा करते हैं। यह पूछताछ की बात है और वो ईडी का ऑफिस उसको जाना पड़ा है और उसको अपने घर पर नहीं बुला सकते थे, घर पर उनके घर पर नहीं जा सकते थे, उनको दवा और ये चीजें बाहर से मंगानी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि कितना बड़ा मतलब ये तानाशाही चल रही है। और ऐसे में नीतीश को आप देखिए कि वहां आंच उन तक पहुंची थी, वहां उन पर अभी कोई आरोप भी नहीं लगा था, उनके यहाँ तक कोई पहुंचा भी नहीं था, लेकिन पहले ही सरेंडर कर गए। और लालू प्रसाद जी को देखिए कि वो शख्स इस गिरते स्वास्थ्य के साथ है। इतिहास उनको याद रखेगा कि कम्युनलिज्म के खिलाफ फाइट में उस आदमी ने कभी सरेंडर नहीं किया। और ये
और ये बहादुरी से उसने उसका मुकाबला किया, अपनी जिंदगी के को दांव पे लगा दिया। पूरा परिवार उससे त्रस्त है और इसीलिए ये हुआ है कि 2024 के इलेक्शन के पहले नीतीश चले गए, ताकि अब तेजस्वी के पास सरकार भी नहीं है, उनको अब कोई किसी तरह का प्रोटेक्शन या कोई सुविधा भी नहीं रही, और अब ये पूरे परिवार को घेर रहा है। लेकिन वो शख्स डटा हुआ है। हेमंत सोरेन भी अभी तक डटे हुए थे, लेकिन अभी वो दिल्ली में उनको खोज रही है। और तो ये पूरा चारों तरफ पूरे देश भर में यही काम चल रहा है। अभी उसके यहाँ क्या कहते हैं, रोहित पवार को सम्मन दिया हुआ है, 1-2 दिन के अंदर एक बार जा चुका है और आ गए। जो इंडिया गठबंधन के पिलर्स हैं उससे ये फाइट नहीं कर पा रही है। राम मंदिर के जरिए और सिद्धांतों के जरिए, कम्युनलिज्म के जरिए भी नहीं फाइट हो पा रहा है। उसके लिए सीधे सीधे तानाशाही का इस्तेमाल, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रही है, और अदालत वगैरह का कोई महत्व नहीं है। सब चीज सामने, आंख के सामने हो रहा है। लेकिन पता नहीं किस संविधान ने उनको बताया है कि आप चुप रहो और जो वो करते हैं उनको ही वैधानिकता प्रदान करो। अनिल जी, क्या कहेंगे आप? अंतिम टिप्पणी आपकी। ये जो ओवरऑल स्थिति है, मैंने इसमें ये भी एक सवाल था, अखिल जी नहीं बोल पाए, कि ये जो लज्जित तो खुद उनके जो बीजेपी के नेता यदि आज लज्जित हैं, जो कल तक किसी ने साफा बांध रखा है, किसी ने कुछ और कहा था, और आज उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा है, तो ये लज्जित कराया किसने? उन्हीं के आकाओं ने तो कराया है। क्या कहिएगा? नहीं, ये वो लज्जित क्या रहेंगे वो? अरे ये सब सेल्फ सीकर्स हैं, अपने लिए जीते हैं। ये है क्या कि अभी आप ये काल देख रहे हैं, ये मध्यकाल है, भारतीय मतलब आजाद भारत का मध्यकाल है। मध्यकाल मतलब मध्यकालीन भारत उतर आया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जो है संविधान की धज्जियां उड़ाता हुआ अयोध्या के टेम्पल में बैठ जाता है, और उसका कैबिनेट प्रस्ताव पारित करता है कि ये जो है इनको भगवान ने इस अनुष्ठान के लिए चुना है। और वो ये भी पारित करता है प्रस्ताव कि भारत की काया स्वतंत्र हुई थी 1947 में, और जनवरी 22 में इसकी आत्मा स्वतंत्र हुई। ये कैबिनेट का प्रस्ताव है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी है, और एक तानाशाह को बता दिया है कि यही तानाशाह है जिसको भगवान ने चुना है आपका शासन करने के लिए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने जो है पीठ में छुरा भोंका है ये को उसको, और सिर्फ इसलिए कि वो लड़ नहीं सकते थे। उनके 4-5 लोग जो है जो उनको पकड़ लिया। अब मैं इसको मानने के लिए भी अब तैयार नहीं हूं कि उसकी आंच उनके तक नहीं पहुंच रही थी। कहीं न कहीं से कुछ ऐसा मामला था जिसको कि वो झेल नहीं सकते थे। नहीं तो जिस तरह से उन्होंने लोगों को छोड़ा है बंसधार में, आज ही जिस तरह से वो उन्होंने अभी किया कि इंडिया गठबंधन को जोड़ रहे थे, उसको तोड़ने में तोड़ दिया, गठबंधन को ही तोड़ दिया। तो इस आदमी को देख लीजिए कि ये किसी और के लिए कुछ कर सकता है, इसमें मैं भरोसा नहीं करता। मुझको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें उनके खिलाफ उनके पास, या जो ईडी वगैरह ने जो कर रहा है उसमें अभी तो देखते हैं वायदा माफ हुआ, गवाह बन रहा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी बना लिया, सबके खिलाफ। तो कौन बन जाएगा और कहाँ ये फंस जाएंगे, और उसके लिए जरूरत भी नहीं है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी तक कौन सा सबूत लाए हैं? तो इनको जो है कुछ भी सबूत लेकर के इनको अंदर कर देना है, ये या इनको पकड़ लेना है। ये स्थिति देख कर डर गए वो कि लोगों को पकड़ रहा है, कल हमको बुलाएगा, और 2 दिन के लिए मान लिया बहुत उनके पास पावर है ना, ये क्या कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। तो वो जो है सो डर गए, और लालू प्रसाद वो उसको झेल रहे हैं। तो ये दोनों की तुलना होगी ना। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो कोई गलती वगैरह नहीं है, और किसी और के लिए नहीं किया है। अपने वो नहीं झेल सकते थे ये मतलब ईडी वगैरह का दबाव, इसकी वजह से किया है। और ये जरूर गलती हुई इंडिया गठबंधन को, जो कहा, मैं हेमंत से सहमत हूं कि ये सोनिया गांधी को खुद करना चाहिए था। ये ऐसे घोड़े जो है वो पिटे हुए घोड़ों पर उनको नहीं रखना था, और ऐसे पिटे हुए घोड़े कांग्रेस में भी है, कमलनाथ जैसे। तो इस तरह के घोड़ों को जो है बिठाने का, उनको अस्तबल में रखने का, उनको लेके आप रेस में नहीं दौड़ने का। लेकिन क्या करेंगे, वो जो अखिल स्वामी जी ने कहा उससे भी मैं सहमत हूँ
कि परिस्थितियां कैसी है, सबको दौड़ा रहा है ईडी। ऐसे में आप क्या उम्मीद करेंगे, क्या करेंगे, कौन पकड़ के किसको ले जाए, आपको पता नहीं है। कल जो है पता चला कि जो भी कुछ कर रहा है, अभी देख लीजिए कि कहाँ का रोहित पवार, मैंने पहले भी बताया, रोहित पवार शरद पवार का पोता, उसके बाद हेमंत सोरेन, जो भी खड़ा है इंडिया गठ, उधर ममता बनर्जी का अभिषेक बनर्जी, सबके पीछे घोड़े जो है वो अश्वमेध के घोड़े हैं, जिसको कि राहुल गांधी ने पकड़ लिया है बीच में। अब अभी देखिए क्या होता है आगे।